ऑडियो क्लियर है? ऑल राइट, वेरी गुड। सो गाइज, ये अपना रिवीजन क्लासेस हैं। ठीक है। तो उसमें अपना जो एग्जाम है उसके लिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारी जीएस को। जितने भी जीएस के टॉपिक्स हैं जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे रिवाइज कर लें। और जल्दी ही आपका करंट अफेयर का बैच भी स्टार्ट होने वाला है, 99 रुपीज़ पर मंथ में। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, मंथली बेसिस पे कंटिन्यूस आपके करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चलेंगे। उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन चलेगा उनका। तो आप पंकज सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। सो गाइज, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करते हैं हम अपना रिवीजन क्लासेस। तो जैसे कि सिलेबस में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अपने एग्जाम पॉइंट्स है, वो देख लीजिए, ताकि आप इन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहें। ठीक है। और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस किए भी जा चुके हैं, अगर आपने वो बैच एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सो गाइज, इसमें बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम कवर करते हैं, यूनियन टेरिटरीज, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी कवर करते हैं, सिटीजनशिप कवर करते हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट। और थोड़ा क्लास का पेस है वो इंटेंसिव तेज रहेगा, क्योंकि आप लोगों की ये रिवीजन बैच है। इसलिए रिवीजन के पॉइंट से मैं ये मानकर चलूंगा कि बेसिक चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी, तो हम बस एक ब्रशअप के फॉर्म में जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, अटॉर्नी जनरल रहेगा। एग्जीक्यूटिव पार्ट कंप्लीट हो जाता है इससे। ठीक है। तो मेजर अपना जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें प्रेसिडेंट हम करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं और अटॉर्नी जनरल करते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट को हम देखते हैं, लेजिस्लेचर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बेसिकली हम लेजिस्लेचर की तरह ही कंसिडर करते हैं पार्लियामेंट को, तो वो वाला पार्ट हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, हाई कोर्ट देखते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट देखते हैं। ठीक है। ये जुडिशरी आ जाता है, यहाँ पर जुडिशरी को हम कवर करते हैं। इसके अलावा हम कैग देखते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखते हैं, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज को कवर करते हैं। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कवर करते हैं। ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस को कवर करते हैं। राइट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखते हैं हम, और जो एक्स्ट्रा मिसलिनियस फैक्ट्स है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग वगैरह, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। तो ये हमारा पर्टिकुलरली सिलेबस रहता है। राइट। तो शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के नाम का जिक्र, जो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार आया, वो आया 1928 में नेहरू रिपोर्ट के अंदर। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में रिपोर्ट आई थी, बिल्कुल साइमन कमीशन इंडिया में आया था उस टाइम पर, तो साइमन कमीशन के पैरेलल ही एक नेहरू कमिटी ने अपनी रिपोर्ट, जिसके चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की। तो पहली बार डिमांड किया गया डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया। ठीक है, कि इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस, कि भारत का अपना अस्तित्व हो, इंडिया का अपना खुद की एक आइडेंटिटी हो, ब्रिटिश राज के अंडर हम एक कॉलोनी बनकर ना रहें, इसकी सबसे पहली बार डिमांड करी गई डोमिनियन स्टेटस की 1928 में नेहरू रिपोर्ट के अंदर। ठीक है। 1933 में सबसे पहली बार ये जो वर्ड हम सुनते हैं पाकिस्तान, जो हमारा नेबर है और बहुत अच्छे रिश्ते हमारे उससे नहीं है, ये पहली बार शब्द, या फर्स्ट टाइम दिस वर्ड वाज हर्ड इन 1933 पाकिस्तान। ठीक है। किसने दिया था ये वर्ड सबसे पहली बार? चौधरी रहमत अली। ठीक है। ढाका वाले एरिया में दिया गया था, जो आज का बांग्लादेश है, उस एरिया में सबसे पहली बार ये वर्ड यूज किया गया था। पाकिस्तान का जो बेसिकली ये टर्म है, इसका मतलब ये है, पी स्टैंड्स फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध और तान फॉर बलूचिस्तान। ठीक है। इसलिए पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं। हालांकि इनमें से 1/4 भी उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाई, पंजाब सिर्फ आधा गया। राइट। नहीं नहीं, ये मुस्लिम ही थे रावण, मुस्लिम ही थे। लेकिन मुस्लिम में भी जो कम्युनिटीज हैं चौधरी लगाते हैं। राइट। यस। क्योंकि पहले क्या था, वर्ड चौधरी होता था कि जो किसी भी एरिया के लैंड ओनर्स हुआ करते थे, हाईएस्ट लैंड ओनर्स हुआ करते थे, तो वहां पर लोकल लेवल पर हम एक टाइटल की तरह यूज करते थे चौधरी। ठीक है। जो हिंदू में चौधरी आता है, दैट इज आफ्टर द नेम, दैट इज सर नेम, इट इज कास्ट बेसिकली। ये टाइटल की तरह है चौधरी। करेक्ट। मुस्लिम के केस में दिस इज टाइटल, दिस इज नॉट कास्ट। हिंदू के केस में दैट इज कास्ट। चलिए, तो फिर आगे चलते हैं। 1934 में फर्स्ट टाइम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई के लीडर हुआ करते थे, कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे एम एन रॉय। एम एन रॉय ने दिया आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली।
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के का जो आइडिया है बेसिकली पहली बार 1934 में एम एन रॉय के द्वारा दिया गया। ठीक है। अब एम एन रॉय ने जो आइडिया दिया, आप इमेजिन कीजिए, एक अलग पार्टी ने, ओपोजिशन पार्टी ने ये आइडिया दिया और इसको कांग्रेस भी एक्सेप्ट करती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली बार डिमांड को एक्सेप्ट किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ये डिमांड सबसे पहली बार कांग्रेस फोरम पर 1935 में उठाई गई। 1934 में आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन का जो था वो चौधरी रहमत एम एन रॉय ने दिया था। एम एन रॉय ने दिया था, एक सीपीआई लीडर थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे। ठीक है। और 1935 में ही फिर कांग्रेस डिमांड कर देती है कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चाहिए। 1940 में अगस्त ऑफर आता है। होता क्या है, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश आ जाते हैं प्रेशर में, एक्सट्रीम प्रेशर में आ जाते हैं ब्रिटिश। अब जब ब्रिटिश प्रेशर में आ जाते हैं तो उनके ऊपर अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि आप इंडिया को अपनी तरफ से लड़वाइए, क्योंकि गलती से जर्मनी ने इंडिया को अपनी तरफ कर लिया तो फिर एशिया कंट्रोल में नहीं आएगा, क्योंकि जापान है, इट इज ऑलरेडी अगेंस्ट यूएसए। ठीक है, जापान ऑलरेडी यूएसए के अगेंस्ट चल रहा है, उल्टा इंडिया और जर्मनी के साथ चला गया, वी विल लूज एशिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम हार जाएंगे और यूरोप पर जर्मनी ही डोमिनेट करेगा। इसलिए प्रेशर आता है बहुत ज्यादा यूके पर। और 1940 में अगस्त ऑफर भेजते हैं। होता क्या है, 1935 में इलेक्शन हो जाते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है। पूरा इंटरनल मिनिस्ट्री है सारी कांग्रेस मेंबर्स के पास चली जाती है। लेकिन 1939 में देखते हैं वो कि उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि इंडिया हमारी तरफ से लड़ रहा है। इस बात पर सारे मिनिस्टर्स कांग्रेस के रिजाइन कर देते हैं कि आपने कैसे कह दिया कि इंडिया आपकी तरफ से लड़ रहा है। इंडिया आपकी तरफ से नहीं लड़ेगा। इंडिया विल नॉट बी पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इसका मतलब ये नहीं था, आज के समय में अगर हम सोचें, हम किसी चीज को डिनाई करते हैं तो हम ये सोचते हैं हम दूसरी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं था। इंडिया ने ये कहा कि इंडिया यूके की तरफ से नहीं लड़ेगा, बट इंडिया ने ये भी नहीं कहा कभी भी कि हम जर्मनी की तरफ से लड़ेंगे। वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था हमारे लीडर्स को कि भाई एक फैसिस्ट कंट्री की तरफ से हम लड़े। राइट। तो उन्होंने ये स्टैंड लिया कि इंडिया विल नॉट बी पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ेगा ही नहीं, किसी की तरफ से भी नहीं लड़ेगा, ना यूके की तरफ से लड़ेगा और ना जर्मनी की तरफ से लड़ेगा। ये यूरोप की अपनी खुद की लड़ाई है, यूरोप को खुद लड़नी पड़ेगी, इसमें इंडियंस नहीं मरेंगे। समझ में आया। अब इस प्रेशर में 1940 में यूके जो है, ब्रिटेन है, अगस्त ऑफर भेजता है। ठीक है। अगस्त ऑफर में ब्रिटेन ने ये कह दिया कि ठीक है, हम जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसकी डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं। राइट। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तब। अब इस बात से इंडियन लीडर्स फिर भड़क गए कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात कर रहे हो, ये तो आपने एक ऐसा चेक साइन कर दिया जो बैंक अपनी मर्जी से क्लियर कर रहा है। समझ में आया। यू हैव साइंड अ चेक चेक विच इज कैश्ड ऑन बैंक्स अवेलेबिलिटी। तो ये बोल दिया गया। अब जब ये बोला तो मतलब क्या हुआ कि आप, हो सकता है कि झूठ बोल रहे हो, आपने इससे पहले भी बहुत सारी चीजें झूठ बोली है, हाउ कैन वी ट्रस्ट। इसलिए अगस्त ऑफर का कोई खास मतलब निकलता नहीं है। राइट। नेक्स्ट आता है 1942 में क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की बात करी जाती है, लेकिन उसको दोनों ही मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। फिर 16 अगस्त 1946 को क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। अब अली जिन्ना का कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मोहम्मद अली जिन्ना शुरुआत में जब पॉलिटिक्स में आए अर्ली 1900s में, सो ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ सेक्युलर लीडर। कांग्रेस का पार्ट थे, अपने आप को सेक्युलर लीडर कहा करते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, मुस्लिम लीग की डिमांड को गलत बताया करते थे। ठीक है। लेकिन गांधी जी की एंट्री होती है। गांधी जी के बाद जिन्ना को ये लगने लगता है, फोमो हो जाता है, ही फेल्ट लेफ्ट आउट, कि अब उनकी कांग्रेस में वो जगह नहीं रही, गांधी ने वो जगह ऑक्यूपाई कर ली। इसीलिए ही लेफ्ट फॉर लंदन, गुस्से में कांग्रेस से रिजाइन कर कर लंदन चले जाते हैं। 1930s में लौटते हैं। जब वापस लौटते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी होकर लौटते हैं। अब ये बिल्कुल भी सेक्युलर नहीं थे, मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते थे, अपने आप को मुस्लिम नेता कहते थे। ठीक है। और इन्होंने ही इस चीज को इग्नाइट किया, इस चीज को हवा दी कि दो टुकड़े देश के होने चाहिए, देयर शुड बी अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। इन्हीं के ये स्टेटमेंट थे कि हिंदू एंड मुस्लिम कैन नॉट लिव टुगेदर, बोथ आर डिफरेंट कम्युनिटी, बोथ आर डिफरेंट रिलीजन, साथ में नहीं रह सकते। और इन्होंने रिलीजन बेसिस बनाया देश बनाने का
और जो आज के समय में 80 साल बाद हम बिल्कुल खुशी से कह सकते हैं कि रिलीजन किसी भी देश को बनाने का एक गलत क्राइटेरिया है। पाकिस्तान टुडे इज अ फेल्ड स्टेट। ठीक है, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री बना जो एज अ कंट्री एज अ कॉन्सेप्ट फेल हो गया। तो मोहम्मद अली जिन्ना की जो सोच थी वो कंट्री बनाने के पॉइंट पर बिल्कुल गलत थी। और वहीं पर पैरेलली इंडिया है। इंडिया ने धर्म के आधार पर देश नहीं बनाया, रिलीजन के आधार पर देश नहीं बनाया। इंडिया ने डाइवर्सिटी के आधार पर देश बनाया कि हम एक ऐसा देश बनाने जा रहे हैं जहां सभी डाइवर्सिटी एक साथ रहेगी। एक साथ तभी रह सकती है जब जो सबसे कम, द लीस्ट ऑफ द पीपल अवेलेबल, उनको भी ये लगे कि मेरे पास अधिकार हैं, राइट्स हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के लिए भी राइट डाले गए। और वही वही एक प्रावधान है जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करता है इंडिया के, इंडिया एज अ नेशन के हर सिटीजन के अंदर, कि हमारा देश धर्म के आधार पर तो नहीं बना। और ये चीज सही प्रूव हुई एज अ कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने धार्मिक बेसिस नहीं रखा, धर्म बेसिस नहीं रखा। आज इंडिया इज अ सक्सेसफुल कंट्री जो बड़ा सक्सेसफुली रन कर रही है, 4th नंबर की जीडीपी हो चुकी है, दुनिया में अपना नाम कर रही है, एक डेवलपिंग नेशन है। ठीक है। तो उस समय इस सारी चीजों की नींव रखी जा रही थी। समझ में आ रहा है सभी को? समझ पा रहे हैं? एनी डाउट टिल नाउ? 1942 में क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जो कोलकाता से स्टार्ट होता है और एंड होता है मुंबई। डिमांड थी इनकी क्या? डिमांड थी इनकी क्या? अगस्त ऑफर, इट इज अ ऑफर मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1940, नाम है उसका अगस्त ऑफर, रमन। ठीक है। स्टार्ट हुआ कोलकाता से और खत्म हुआ मुंबई पर। डायरेक्ट एक्शन डे में इतनी ज्यादा वॉयलेंस हुई, इतनी ज्यादा वॉयलेंस हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है। उसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत खतरनाक रूप से क्रिटिसाइज किया गया। मतलब बहुत बुरी तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना को एक कम्युनल लीडर की तरह इस डायरेक्ट एक्शन डे ने पेश किया। जिन्ना ये भी कहते हैं मुझे नहीं पता था इतनी वॉयलेंस हो जाएगी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी उनकी बात। सबने कहा कि यू मेड ह्यूमैनिटी शेमफुल टुडे, कि आपने इंसानियत को शर्मिंदा किया ये सब कर कर। उस वक्त ये चीजें बोली गई मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। और डायरेक्ट एक्शन डे के बाद ना ये चीज समझ में आ गई थी कि देश का टू नेशन थ्योरी है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये चीज समझ में आ गई थी। जिन्ना भी शांत बैठ गए थे, जिन्ना ने ये कह दिया था कि भाई ठीक है, मतलब अब जो भी है क्या कर सकते हैं, राइट। और कैबिनेट मिशन प्लान लाया जाता है जिसमें ये चीज हो जाती है कि सभी पार्टीज इंक्लूड होती हैं। और कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बननी चाहिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, उसको किस तरीके से फॉर्म होना चाहिए, क्या उसका बेसिस होना चाहिए, वो सभी तय किया गया कैबिनेट मिशन प्लान में। कैबिनेट मिशन प्लान को सभी पार्टीज एक्सेप्ट करती हैं, कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और तब तक मुस्लिम लीग भी ठंडी हो चुकी थी कि भाई टू नेशन थियोरी काम नहीं करी, नया देश नहीं बन रहा है, इंडिया के साथ ही हमें रहना पड़ेगा। ठीक है। 2 सितंबर 1946 को देश के अंदर, कंट्री के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है। हिंदी में कहते हैं अग्रिम सरकार, इंग्लिश में कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट इंडिया में फॉर्म की जाती है, सरकार बनती है जो देश चलाती है, सारे इंडियंस ही उसमें होते हैं। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेकिंग को देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहली बार मिलती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती है। पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है। उस समय टोटल कितने मेंबर थे? टोटल 389 मेंबर्स आते हैं। दीज मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है। 389 मेंबर्स में से ब्रिटिश प्रोविंस से आते हैं 292 मेंबर्स। कमिश्नरेट प्रोविंस, कमिश्नरेट प्रोविंस मतलब जो यूनियन टेरिटरी टाइप के प्रोविंस थे उनसे आते हैं 4 मेंबर। और प्रिंसली स्टेट से आते हैं 93। ठीक है। जो रजवाड़ा था, महाराजाओं की टेरिटरी थी, उसमें से आते हैं 93 मेंबर्स। ठीक है। मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बाइकआउट किया। ठीक है, बाइकआउट किया। 389 मेंबर्स आते हैं टोटल। ठीक है। हैदराबाद ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है। हैदराबाद डिड नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
राइट। 1947 में क्या होता है, माउंट बैटन आते हैं। माउंट बैटन आकर जो डिमांड शांत हो चुकी थी, पता चल चुका था देश दो हिस्सों में नहीं बट रहा है, लेकिन ब्रिटिश सरकार अपनी पार्लियामेंट में एक बिल पास करती है। जो प्राइम मिनिस्टर एटले थे, वो अनाउंस करते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। ठीक है, 1948 में अनाउंस किया जाता है, 1948 में दे जाते हैं 1947 में ही। और उस अनाउंसमेंट के साथ ये करते हैं कि इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। एक तो ऐसा जो डोमिनियन ऑफ इंडिया बन रहा हो, दूसरा पाकिस्तान जहां पर डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बन रहा हो, हाफ द एरिया ऑफ पंजाब, हाफ द एरिया ऑफ बंगाल। ठीक है, बलोचिस्तान, बलोचिस्तान तो खैर इंडिपेंडेंट कंट्री था, नहीं इंक्लूड किया गया था। इसके साथ मिलकर बन रहा है पाकिस्तान। बांग्लादेश वाले इलाके को कहा गया ईस्ट पाकिस्तान, और जो आज का पाकिस्तान है उसको कहा गया वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ये थ्योरी आती है, मुस्लिम लीग दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है। पहले वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट बने थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट बनने के बाद फिर वो बाइकआउट करते हैं और वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाते हैं। 1947 में पार्टीशन हो जाता है, पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज डिसाइडेड। बहुत सारे लोग, 500,000 लोग से ज्यादा माइग्रेट, 1 मिलियन से ज्यादा माइग्रेट हुए, 500,000 से ज्यादा लोग मारे गए उस पार्टीशन में। इट वॉज डार्क टाइम्स, बहुत अंधेरा भरा समय था वो, जब ये सारी चीजें हुई। ठीक है, इसके बाद पार्टीशन के बाद टोटल मेंबर बचते हैं, मतलब 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन हो जाता है। उसके बाद टोटल मेंबर बचते हैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 299। 299 में से 229 12 इंडियन प्रोविंसेस से थे, और 70 मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट से। ठीक है, टोटल प्रिंसली स्टेट कितने थे उस टाइम पर? 29। ठीक है, 29 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, उससे 12 मेंबर्स थे। अब फर्स्ट मीटिंग कब होती है? फर्स्ट मीटिंग में आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब पहली मीटिंग में मिलते हैं तो 211 मेंबर ही मिले थे। ठीक है, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। महात्मा गांधी वॉज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अंडरस्टूड? कोई डाउट? आगे चलें, चलिए फटाफट देखते हैं। 9 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं 9 दिसंबर को। ठीक है, ओल्डेस्ट मेंबर थे, ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द हाउस थे, इसी के नाते इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए थे। इलेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं परमानेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट दो बनते हैं, H.C. मुखर्जी बनते हैं और वीटी कृष्णमाचार्य बनते हैं। H.C. मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचार्य। ठीक है, H.C. मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचार्य बनते हैं। ऑल राइट। ऐसे ही सर बी एन राव, सर बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। सेक्रेटरी कौन बनता है? HVR अयंगर बनते हैं। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर को बनाया जाता है चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटीज। अब क्या है, पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर अलग अलग कमिटीज थी, मेजर कमिटीज थी, माइनर कमिटीज थी। डॉक्टर अंबेडकर को बनाते हैं चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर 15 विमेन मेंबर थी, 15 विमेन मेंबर भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर थी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इस फैक्ट को दोबारा से रिवाइज कीजिए, बेटर रहेगा। पढ़ लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। पढ़िए, हो जाए तब बता दीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक दो क्वेश्चन आपके इस पॉइंट से आते ही हैं, इस पर्टिकुलर पेज से आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे।
डन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट वाली चीज है ये। सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। रावण। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है और हमारी कंट्री का प्रियम्बल बनता है वो। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसको प्रेजेंट करते हैं पंडित नेहरू। ठीक है, पंडित नेहरू प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पंडित नेहरू प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब ये प्रियम्बल कहाँ से बोरो किया हमने? प्रियम्बल बोरो किया हमने यूएसए से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो मोर देन 40 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्टडी किया। स्टडी कर कर जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स थे वो हमने लिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स को हमने लिए। ठीक है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स को हमने लिए। ठीक है। अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स को जब हमने लिया तो क्या हुआ बेसिकली कि प्रियम्बल को हमने लिया यूएसए से। प्रियम्बल को हमने लिया यूएसए से। ऑल राइट। अब जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है उसको हमने बोरो किया ऑस्ट्रेलिया से। द प्रियम्बल लैंग्वेज इज बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया। 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया के एम मुंशी के द्वारा। प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल को बोला गया कि प्रियम्बल इज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। ठीक है, राजनीतिक कुंडली है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। ठीक है। एन ए पालखी वाला ने प्रियम्बल को कहा आइडेंटिटी कार्ड। एन ए पालखी वाला ने प्रियम्बल को कहा आइडेंटिटी कार्ड। अर्न्स्ट बार्कर ने प्रियम्बल को कहा की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अर्न्स्ट बार्कर ने की टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। ठीक है, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। राइट। नेक्स्ट, ठाकुरदास भार्गवा ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा प्रियम्बल को। हु कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन सोल ऑफ द प्रियम्बल एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठाकुरदास भार्गवा। बेरूबेरी केस 1960 में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बेरूबेरी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट। केशवानंद भारती केस 1973 में यह कहा गया प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब 1963 से 73 तक प्रियम्बल को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना गया, लेकिन 1973 में अगेन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज भी प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके अगर क्वेश्चन आता है इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? फिर 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा गया कि बहुत सारे आइडियाज को ऐड किया गया, चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसलिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1973 वाज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी की बात करी गई। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स ऐड करे गए प्रियम्बल के अंदर। ठीक है, एडेड इन प्रियम्बल। एडेड इन प्रियम्बल। एडेड इन प्रियम्बल। एडेड इन प्रियम्बल। ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, इन तीन वर्ड्स को ऐड किया गया प्रियम्बल के अंदर। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। ठीक है। अब क्या था लॉर्ड माउंटबेटन प्लान? 3 जून 1947 को आया, जिसमें इंडिया को डिवाइड कर दिया गया इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है। इसके बाद इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल बने राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया गया जुलाई 14 जुलाई 1947 को। क्लेमेंट एटले उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट
इन्हीं के अंडर पास हुआ। 15 अगस्त 1947 को फिफ्थ सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुआ। ये जो सेशन था, फिफ्थ सेशन, ये इंडिपेंडेंट इंडिया का सेशन था। दिस वॉज द इंडिपेंडेंट इंडिया सेशन, राइट? ठीक है। जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने ये स्पीच दी थी, थ्रिस्ट ऑफ द डेस्टिनी। सुना है किसी ने ये स्पीच? वेरी फेमस स्पीच। दिस वॉज द फिफ्थ सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। वर्ल्ड एंटर फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। बहुत फेमस स्पीच है, बहुत शानदार, मतलब पूरा वर्ल्ड उसको सुन के देर वर गूज बम्प्स व्हेन द वर्ल्ड हर्ड दैट स्पीच, इंडियन इंडिपेंडेंस स्पीच। आफ्टर द लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ 100-150 ईयर्स, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो वो जो मोमेंट था, वो मोमेंट अनएक्सप्लेनेबल है। वो मोमेंट उन शब्दों से हम सिर्फ परसीव कर सकते हैं, राइट? टू फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्या दो फंक्शन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? व्हाट वर द टू फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? ठीक है। एक तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी काम करने लगा, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी काम करने लगा। ठीक है, करेक्ट। सो टू फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर, फर्स्ट वाज लेजिस्लेटिव बॉडी एंड सेकंड वाज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट? सो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पार्लियामेंट की तरह भी काम किया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह भी काम किया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग भी हो रही थी और साथ साथ कंट्री को भी रन किया जा रहा था। ठीक है। चेयरपर्सन कौन थे? जीवी मावलंकर थे। हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडी के चेयरपर्सन कौन थे? जीवी मावलंकर थे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द हेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द हेड। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए? क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए? नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड। कब अडॉप्ट किया गया नेशनल फ्लैग को? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड ऑन जुलाई 22 1947। फ्लैग कमीशन, फ्लैग कमीशन को किसने हेड किया? जे बी कृपलानी ने हेड किया। फ्लैग कमीशन को हेड किया जे बी कृपलानी। ठीक है। डिजाइनर ऑफ द फ्लैग, फ्लैग को किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया, 1921 में। ठीक है। इंडियन फ्लैग होस्टेस फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सबसे पहली बार इंडिया एज अ कंट्री का फ्लैग कब होस्ट हुआ? 7 अगस्त 1909 में। कहां पर? फोर्से बगान स्क्वायर कोलकाता। ठीक है। फारसे बगान स्क्वायर कोलकाता के अंदर पहली बार 7 अगस्त 1906 के अंदर इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया। इंडियन फ्लैग फर्स्ट टाइम होस्टेड इन फॉरेन लैंड। फॉरेन लैंड में सबसे पहली बार कब हुआ? जर्मनी, 1907। किसने किया? मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा। ठीक है। ट्राई कलर को हमने फर्स्ट टाइम कब होइस्ट किया? पंडित नेहरू ने होइस्ट किया। 31 दिसंबर 1929 को होइस्ट किया। कहां पर होइस्ट किया? लाहौर के अंदर होइस्ट किया, रिवर रवि के ऊपर। ठीक है, रिवर रवि के ऊपर। ट्राई कलर फर्स्ट टाइम होस्टेड बाय पंडित नेहरू 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में। ठीक है, रिवर रवि के किनारे, रिवर रवि के किनारे। ऑल राइट। अडॉप्टेड ट्राई कलर एट कांग्रेस सेशन इन कराची। कराची में ट्राई कलर को अडॉप्ट किया गया 1931 में। अडॉप्टेड ट्राई कलर एट कांग्रेस सेशन इन कराची 1931। ठीक है। ट्राई कलर आज के दिन हमारा नेशनल फ्लैग है। ठीक है, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन। सो इट वाज अडॉप्टेड इन 1931 कराची सेशन में। ठीक है, नेशनल फ्लैग। और इसी को रवि रिवर पर होइस्ट किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने होइस्ट किया। ठीक है। नेशनल सॉन्ग, हमारा नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट हुआ? क्या है हमारा नेशनल सॉन्ग? वंदे मातरम है। ठीक है, किसने लिखा है? वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब की बार पार्लियामेंट में डिबेट हुई है वंदे मातरम पर। ऑल राइट, वंदे मातरम पर पार्लियामेंट में डिबेट हुई। ठीक है, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था। टेकन बाय आनंद मठ।
आनंद मठ मठ से लिया गया था, टेकन बाय आनंद मठ। ठीक है, रिटन इन बंगाली लैंग्वेज 1882। 1882 में बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था। सबसे पहली बार कैलकाटा में गाया गया 1896 में, फर्स्ट टाइम संग एट कैलकाटा सेशन 1896। ठीक है, 1896 में सबसे पहली बार गाया गया। अच्छा, अब की बार क्यों डिबेट हुई थी वंदे मातरम पर? वंदे मातरम पर डिबेट का जो रीजन था वो ये था बेसिकली, जानना चाहते हैं या आगे चलें? कमेंट में कुछ बताइए, क्लास में हैं। डिबेट ये थी कि जो हमारी रूलिंग पार्टी है वो कह रही थी कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को नेशनल फोरम पर नहीं अडॉप्ट किया था। कांग्रेस ने ये कहा कि अगर आप हिस्ट्री ऑफ वंदे मातरम में जाएंगे तो वंदे मातरम जब ओरिजिनली लिखा गया तो वो ओरिजिनली लिखा गया था कब? बंगाल के अंदर लिखा गया था, फॉर बंगाली पीपल। ठीक है, वंदे मातरम को जो ओरिजिनल वंदे मातरम है जब लिखा गया तो वो बाद में, अब तो खैर चेंज वर्जन हम गाते हैं, अब तो इंडिया को हम उसमें कंसिडर करते हैं। उसमें जिस पॉपुलेशन का जिक्र किया गया वो पॉपुलेशन बंगाल की थी खाली, तो उसको बदलकर पूरी इंडिया की पॉपुलेशन उसमें डाली गई। तब इसको एज अ नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया। कायदा भी यही है कि जब हम पूरे पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं किसी सॉन्ग के अंदर तभी हम उसे नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट कर सकते हैं। बीजेपी का ये कहना था कि आपने ओरिजिनल अडॉप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो ओरिजिनल बंगाल के लिए ही बनाया गया था खाली, दैट्स इट। अब इसमें आयरनी ये थी कि वंदे मातरम की स्टार्टिंग की 3 लाइनों में ही का ही मतलब ये होता है कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलज मलयज शीतलाम, मतलब साफ हवा, साफ पानी, साफ एनवायरनमेंट। और ये तीनों ही चीज इंडिया में नहीं मिल रही। तो डिबेट होनी चाहिए थी इन तीनों चीजों पर, डिबेट हो गई वंदे मातरम पर। ठीक है, इसलिए लेकिन डिबेट हुई, इसीलिए बेसिकली ये पूरा का पूरा इशू क्रिएट हुआ। इसलिए वंदे मातरम हो सकता है हमारे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए। तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सामने दिख रहा है वंदे मातरम की इंफॉर्मेशन से। ठीक है, वंदे मातरम सॉन्ग कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। बंगाली लैंग्वेज में लिखा हुआ था 1882 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम कोलकाता सेशन के अंदर 1896 में गाया गया। ऑलराइट, चले आगे। नेशनल एंथम। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 पर। ठीक है, किसने लिखा इसको? इसको लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंगाली लैंग्वेज 1911 में। ठीक है, बंगाली लैंग्वेज 1911 में। ठीक है, कौन सा है हमारा नेशनल एंथम? जन गण मन। राइट, सबने गाया है, जन गण मन अधिनायक जय। पूरा का पूरा आप गा सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पर, जन गण मन, अगर इन केस नहीं याद आ रहा हो तो। ऑलराइट, जन गण मन नेशनल एंथम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया 1911 में। ड्यूरेशन है इसका 52 सेकेंड्स। फर्स्ट टाइम जो ये गाया गया 27 दिसंबर 1911 में कैलकाटा सेशन में। ठीक है, राइट। अच्छा, हमारा एक नेशनल सॉन्ग भी है, कौन सा है? सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा जो ये सॉन्ग है, ठीक है, सारे जहां से अच्छा ये सॉन्ग है। ठीक है, नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, नेशनल एंथम इज जनगण मना। और एक बहुत अच्छा फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान यूज किया गया गाना था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। सुना है ये गाना सबने? तो ये गाना जो है वो लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने फ्रीडम फाइटिंग के दौरान, क्या काम था इन गानों का कि ये मतलब इंसान के अंदर एक, दे क्रिएट अ न्यू पॉजिटिव एनर्जी, दे क्रिएट अ न्यू स्पार्क इनसाइड अ पर्सन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रगलिंग फेस ना। जब आप एक स्ट्रगलिंग फेस से गुजरते हैं, आप लोग एस्पायरेंट हैं, पर्सनल लेवल पर आप में से हर कोई बच्चा स्ट्रगलिंग फेस से गुजर रहा है। अब वो बच्चा अपने आप को मोटिवेट करता है हर तरीके से, हर पॉसिबल तरीके से। कईयों के लिए गाने होते हैं, कईयों के लिए इंस्टांसेस होते हैं, कईयों के लिए बुक्स होती हैं। हम किसी ना किसी मतलब चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, मतलब हम उस टेम्परेरीली जो स्टैग्नेंसी में अटके होते हैं बाहर निकलते हैं। तो इस गाने ने ना बहुत उस स्टैग्नेंसी से बाहर निकलने में बहुत मदद करी हमारे।
फ्रीडम स्ट्रगल में जब जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स निराश हुए, इंडिया की सोसाइटी निराश हुई, तब इस तरह के जो गाने आए, इस तरह के जो वर्सेस आए, फ्रेजेस आए, उन्होंने बहुत हेल्प किया हमें वहां से पुल आउट करने के लिए। ठीक है, रिटन बाय मोहम्मद इकबाल। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश आजाद हो चुका था। आप मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊंगा आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रही, क्यों दुनिया की सबसे बेस्ट फ्रीडम स्ट्रगल में से एक थी। क्यों उस समय के हमारे जो लीडर्स थे वो, पूरी दुनिया में ऐसे लीडर की कमराडरी हो नहीं सकती जो उस टाइम पर थी। करेक्ट। क्यों ऐसे आइडियाज, इंडिया जैसी सोसाइटी जो उस समय इलिटरेट थी, डिप्रेस थी, सताई हुई थी, जिस पर सारे एट्रोसिटीज करी जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, फिर भी हम लोग इस तरह से इतने महान विचारों के साथ आज़ाद हुए। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, सो जो फ्रीडम स्ट्रगल आइडियाज थे दे वर वेरी स्पेशल। अगर आपको उस क्रक्स को कभी समझना है तो आपको लगेगा कि हमारे जीवन की स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। जो स्ट्रगल इन लीडर्स ने करी और जिस तरीके से इन लीडर्स ने, और लाखों करोड़ों लीडर्स और लोग मर गए इस स्ट्रगल के लिए, तो बड़ी मुश्किल से बहुत खून बहने के बाद ये आज़ादी मिली। इतनी आसान नहीं थी आज़ादी। इसलिए टुडे वी कैन बी वेरी लिबरल टू ब्रिटिशर्स, बट इफ यू गो बैक इन टाइम 150 years back, 200 years back, it was a different scenario. India was downtrodden. India was completely insulted, thrashed, financially corrupted by Britishers, right? इसीलिए ये फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियाज को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला, ताकि आने वाली जनरेशन्स, आप लोग जो हैं जेनजीज हैं, जनरेशन एक्स है, जनरेशन अल्फा एंड वट एवर, बहुत सारी जनरेशन है, वो सब के सब कम से कम जो एक बेसिक मोरालिटी है अपने देश की, अपनी हिस्ट्री की, उस बेसिक मोरालिटीज के साथ आगे अपना जीवन बढ़ाएं। राइट। बहुत सारे फ्रेजेस थे नया, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा। ठीक है। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे आइडियाज यहाँ पर निकल कर आए थे, लेकिन ऐसे आइडियाज थे कि उन आइडियाज को अपनाकर जो एक देश की स्थापना होती है और वो देश बनता है, वो एक वेलफेयर स्टेट बनता है। और वही एम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का एम भी वही था। करेक्ट। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। ठीक है। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई जाती है, इसलिए 25 जनवरी को हम बोलते हैं वोटर्स डे। ठीक है। ऑन 25 जनवरी 1950 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड। 25 जनवरी बनता है वोटर्स डे। राइट। चलिए आगे। नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम किसको कहा गया? सारनाथ को कहा गया। नेशनल एम्बलम था सारनाथ, लायन कैपिटल ऑफ अशोका। सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है, जहां पर आपको चार अलग अलग हमारे नेशनल एम्बलम पर एनिमल्स मिलेंगे। अडॉप्ट किया गया इसको 26 जनवरी 1950 को। फोर डिफरेंट एनिमल्स। कौन कौन से हैं? इसको डिजाइन किया गया दीनानाथ भार्गवा के द्वारा। दीनानाथ भार्गवा डिजाइन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। एशियाटिक लायन, एलिफेंट, बुल और हॉर्स। ये चार आपको जानवर यहाँ पर हमारे, या चार आपको एनिमल्स मिलते हैं हमारे नेशनल एम्बलम के अंदर। राइट। कौन कौन से? अगेन आई रिपीट, एशियाटिक लायन, एलिफेंट, बुल एंड हॉर्स। ठीक है। नेशनल मोटो क्या है हमारा? सत्यमेव जयते। सच की ही हमेशा जीत होती है, इसका हिंदी मीनिंग है सत्य, सच की ही हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते, टेकन फ्रॉम मूंड का उपनिषद। कहां से लिया गया? मूंड का उपनिषद से। मूंड का उपनिषद से। ठीक है, मूंड का उपनिषद से लिया गया। ऑल राइट। फाइनल सेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कब होता है? 24 जनवरी 1950 को होता है। 284 मेंबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। 284 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल 299 थे, लेकिन प्रेजेंट होते हैं 284। काफी सारे मेंबर्स बीमार हो गए थे, आ नहीं पाए थे, कईयों की डेथ हो गई थी। ठीक है।
अंडरस्टूड? कोई डाउट? चले। नई पार्लियामेंट बनती है, न्यू पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड। ठीक है, कब बनती है? मई 1952 को। 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है। टोटल सेशंस 11 होते हैं। टोटल टाइम कितना लिया जाता है? 2 years 11 months एंड 18 days। ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना होता है? 64 लाख रुपीज। 64 लाख रुपीज एक्सपेंडिचर होता है। कब कब अडॉप्ट किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है। मेड ऑन कब बनाया गया? 26 नवंबर 1949 को बनाया गया। किस किस नाम से हम 26 नवंबर को मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे से मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे से मनाते हैं। ठीक है। चले आगे। चलिए। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यूएसए फर्स्ट कंट्री बनती है टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आज के दिन किसी कंट्री का है तो वो इंडिया का है। पहले यूगोस्लोवाइया का था। अब यूगोस्लाविया डिवाइड हो गया दो नेशंस में, इसलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी डिस्टॉर्ट हो गया, डिवाइड हो गया। राइट। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बोरोड फ्रॉम यूएसए। ठीक है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल क्या है? ब्रिटेन है, चाइना है, न्यूजीलैंड है। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोथ फ्लेक्सिबल और रिजिड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। ऑल राइट। देखिए गाइज इसको। आई जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आप देखिए इतने। यस गाइस। ठीक है। बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। नेक्स्ट है। अब देखिए, रिजिड के एग्जाम्पल क्या होंगे?
ठीक है गाइस। अब रिजिड है, जैसे कि देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दोनों फ्लेक्सिबल एज वेल एज वी कॉल्ड इट एज रिजिड, बिकॉज जो फ्लेक्सिबिलिटी है इट कम्स विथ द वेरी आइडिया दैट यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एट ईज। रिजिडिटी इसलिए है, देर आर फ्यू फीचर्स दैट यू कैन नॉट अमेंड, आप नहीं चेंज कर सकते, जैसे इट इज़ वेरी हार्ड, पर्टिकुलरली जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपीज हो गए, फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, वहां पर जो चेंजेस हैं इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एंड वेरी डिफिकल्ट, राइट? दिस इज कॉल्ड द रिजिडिटी। यस गाइस, ठीक है। अब देखिए, डीपीएसपी इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एग्जैक्टली, डीपीएसपी इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑलराइट। अब देखिए, फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ फेडरल एज वेल एज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है? अब देखिए, अगर आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन समझना है तो आप यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं कि जैसे यूएसए के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, लेकिन स्टेट के पास अपनी ऑटोनोमस पावर भी है। स्टेट अपने रूल बना सकता है, रेगुलेशन बना सकता है, सेंटर अपने रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे आप चाइना को लेते हैं, जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, स्टेट गवर्नमेंट या तो एब्सेंट है, या है भी तो उसके पास कोई पावर नहीं है, करेक्ट? वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ फेडरल प्लस यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं क्वासाई फेडरल सिस्टम। क्वासाई फेडरल सिस्टम, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसमें फेडरल फीचर भी हैं, यूनिटरी भी हैं, दोनों फीचर से चलता है, ठीक है। इंडिया के अंदर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट सेंटर ऑफ पावर है। अगर आप देखते हैं तो हमारे यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट लोग फैसले नहीं ले रहे, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होने के बाद उन लोगों के लिए लॉ मेकिंग करते हैं, या दे टेक requisite डिसीजंस, वो requisite डिसीजंस लेते हैं, ऑल राइट।
नहीं, सिप ऑफ वाटर नहीं हो रही। आप इन कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, इसलिए समय दे रहा हूं बीच में। यहीं पे ही हूँ, टाइम दे रहा हूं तो मतलब वो पेज इंपॉर्टेंट है, देख लो थोड़ा सा। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए, जैसे अमेरिका है, अमेरिका के हेड कौन है? डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, राइट। इंडिया के हेड कौन है? इंडिया में भी प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव हेड हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की जगह जो डिसीजन मेकर हैं हमारे यहाँ पर, एक्चुअल हेड है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअल हेड इज प्राइम मिनिस्टर, ऑल राइट। एक्चुअल हेड इज प्राइम मिनिस्टर, पीएम। ठीक है। नहीं, पार्लियामेंट हेड नहीं होती केविन, पार्लियामेंट सिर्फ लॉ मेकिंग करती है। हेड वो होगा ना जो एग्जीक्यूटिव को भी संभाल रहा है और लेजिस्लेचर को भी संभाल रहा है। लेजिस्लेचर में भी जो गवर्नमेंट है वो हेड होती है, गवर्नमेंट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वहां पर भी हेड हुए। एग्जीक्यूटिव में हेड है प्रेसिडेंट, लेकिन आर्टिकल 74 क्या कहता है? प्रेसिडेंट बिना प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के कोई काम नहीं कर सकते। तो वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर ही हेड हो गए ना, इसलिए एक्चुअल हेड प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं हम। ठीक है। पार्लियामेंट इज द सेंटर ऑफ पावर इन आर कंट्री, सेंटर ऑफ पावर है हमारी कंट्री में। और सबसे सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे सुप्रीम अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इसलिए हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि कोई इंटरफेरेंस नहीं है गवर्नमेंट का इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस के अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है। नोट, फेडरेशन नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई वर्ड फेडरेशन नाम का वर्ड मेंशन नहीं है। देर इज नो वर्ड कॉल्ड फेडरेशन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। केसी वेहर, केसी वेहर ने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। लेकिन स्पिरिट में यूनिटरी है। फॉर्म में फेडरल है, यूनिटरी में स्पिरिट है, स्पिरिट में यूनिटरी है। ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर मोर पावरफुल, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा फेडरल है कि स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, कुछ ऑटोनॉमस पावर स्टेट के पास भी है, कुछ ऑटोनॉमस और ज्यादातर ऑटोनॉमस पावर सेंटर के पास भी है। सो वी आर क्वासाई फेडरल, फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट, ऑल राइट। ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन कॉल्ड डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। ठीक है। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया? प्रेसिडेंट को कहा गया कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया? सुप्रीम कोर्ट को कहा गया गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिंबल एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया। एलिफेंट इज अडॉप्टेड एज सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है। कैलीग्राफर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन रहे? प्रेम बिहारी रायजादा। कैलीग्राफर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेम बिहारी रायजादा। नंदलाल बोस एंड बी आर सिन्हा, इन्होंने ब्यूटीफाई किया कॉन्स्टिट्यूशन को, बड़ा सजाया, आराम से साइड में बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन्स बनाकर सजाया, नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा ने। 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड। क्या अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? हिंदी, देवनागरी एज ऑफिशियल स्क्रिप्ट। हिंदी को ऑफिशियल स्क्रिप्ट अडॉप्ट किया गया। नेशनल लैंग्वेज नहीं है हिंदी, ऑफिशियल स्क्रिप्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है। इंडिया इज अ रिपब्लिक, ये कब कहा गया? क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड हैं, इसलिए इंडिया को बोला जाता है रिपब्लिक। इलेक्टेड हेड है इंडिया के। हमारे यहाँ पर कोई राजा नहीं है, महाराजा नहीं है, मोनार्क नहीं है, इसलिए इंडिया इज कॉल्ड रिपब्लिक। ठीक है। स्विट्जरलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। ठीक है। स्विट्जरलैंड इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है। तो ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे। तो गाइज आज के लिए इतना ही।
कल हम रिवाइज करेंगे फटाफट फटाफट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। दिस इज रिविजन रिविजन क्लास, 4-5 क्लासों में हमारा पूरा पॉलिटी कंप्लीट, फिर विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी पार्ट, फिर ज्योग्राफी के बाद विल स्टार्ट विद हिस्ट्री, इकोनॉमी, पूरा रिवीजन अपने करते चलेंगे। 24 को एग्जाम है आपका, राइट? पीडीएफ मिल जाएगी सर, आपको पीडीएफ दे देंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।